गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर, बनवारी लाल जिंदल कॉलेज तोशाम। आज का हमारा टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे भारत में संघात्मक शासन प्रणाली की। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे संघात्मक शासन प्रणाली या किसी भी सरकार को हम संघात्मक किस आधार पर कहते हैं। केंद्र और राज्यों में जो संबंध हैं, इनके आधार पर शासन प्रणालियों को दो भागों में बांटा गया है। इसमें एक होती है एकात्मक शासन प्रणाली और एक होती है संघात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली में पूरे देश में एक ही सरकार होती है और वो समस्त देश के लिए एक ही समय में एक जैसे कानून बनाती है और वो सब पर समान रूप से लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ जो प्रांतीय इकाइयाँ, जो राज्य होते हैं, उनके पास शक्तियाँ नहीं होती, उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन वो शक्तियाँ केंद्र सरकार, माने वो जो एकात्मक शासन प्रणाली है उसमें जो एक ही सरकार है, वो जब चाहे प्रांतों को शक्तियाँ दे सकती है कानून बनाने के लिए या व्यवस्था के संचालन के लिए, और जब चाहे शक्तियों को वापस ले सकती हैं। और इसके विपरीत जो एक दूसरा स्वरूप है शासन प्रणाली का केंद्र और इकाइयों में संबंध के आधार पर, वो है संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली में जो केंद्र और इकाइयां हैं, माने जो केंद्रीय सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं, इनमें शक्तियां संविधान द्वारा बटी हुई होती हैं। और ये जो शक्तियों का विभाजन है, जब ये संविधान द्वारा ही निश्चित कर दिया गया है, तो ऐसे में केंद्र सरकार जब चाहे अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छाचारिता से राज्यों से उन शक्तियों को वापस नहीं ले सकती। राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से उनका प्रयोग करती हैं और इसी तरह से जो केंद्र सरकार के विषय हैं, उन पर केंद्र सरकार अपने तरीके से कानून निर्माण करता है संविधान के दायरे में रहकर। अब हम जानेंगे कि ये जो संघ शब्द है, संघवाद शब्द है, ये कहाँ से अस्तित्व में आया। जो संघवाद शब्द है, इसको अंग्रेजी भाषा में फेडरलिज्म, FEDERALISM, फेडरलिज्म कहा जाता है। और फेडरलिज्म जो है वो लातीनी भाषा के फोइडस, FOEDUS, इससे बना है। और लातीनी भाषा में फोइडिस का अर्थ है संधि, माने ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जो राज्य हैं परस्पर संधि के द्वारा संघवादी व्यवस्था को स्थापित करते हैं और संधि के द्वारा ही अपने जो अधिकार क्षेत्र हैं, अपने कानून निर्माण संबंधी जो विषय क्षेत्र हैं, उसको निश्चित करते हैं। इस संधि के द्वारा ही वो शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में करते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जहाँ संघात्मक शासन प्रणाली होती है, वहाँ दो तरह की सरकारें होती हैं। केंद्र में अलग सरकार होती है और जितने भी प्रांत हैं उनमें अलग अलग सरकारें होती हैं, और दोनों ही तरह की जो सरकारें हैं उनमें शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। प्रांतीय सरकारें अपने निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं, माने जो विषय संविधान ने उनको दिए हैं कानून निर्माण के लिए, उन पर वो कानून बनाती हैं। और इसी तरह से केंद्र सरकार उनके कामों में कोई दखल नहीं देती, उनकी शक्तियों में कोई दखल नहीं देती, और केंद्र सरकार अपने जो संविधान प्रदत्त विषय हैं उन पर कानून बनाती है। तो ऐसी जो शासन प्रणाली होती है, उसमें संविधान का लिखित होना भी जरूरी होता है और संविधान का सर्वोच्च होना भी जरूरी होता है, ताकि दोनों तरह की जो शासन प्रणालियां हैं, इनमें यदि किसी भी तरह का विवाद होता है तो न्यायपालिका उस विवाद को सुलझा सके, उसका समाधान कर सके। तो ऐसे में जो हमारा देश है भारत, यहाँ भी संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और हालांकि संविधान में संघ शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि इसकी जगह जो संविधान का अनुच्छेद प्रथम है, उसमें भारत को संघात्मक ना कहकर राज्यों का संघ कहा गया है। और ये जो राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका जो अर्थ है वो संविधान सभा में ही जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भारत एक संघ राज्य है, परंतु ये संघ राज्य किसी प्रकार के राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम नहीं है, और इसीलिए जो संघ की इकाइयां हैं उनको संघ से अलग होने का भी कोई अधिकार
नहीं है। माने जो राज्यों तथा संघ का इकट्ठा होना, संघ यूनियन, राज्यों तथा संघ का इकट्ठा होना ही संघवाद है, जिससे कोई अलग नहीं हो सकता और जिसके अंदर रहकर ही दोनों को कार्य करना है। दोनों कौन? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो हमारे जो देश में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, ये अपने आप में काफ़ी विचित्र है। इसमें संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ कुछ जो तत्व हैं, कुछ जो गुण हैं, वो एकात्मक शासन प्रणाली के लिए, एकात्मक शासन प्रणाली में जो होते हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो ऐसे में जो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है वो संघात्मक और एकात्मक तत्वों का मिश्रण है। माने कुछ जो तत्व हैं वो संघात्मक शासन प्रणाली के और कुछ तत्व एकात्मक शासन प्रणाली के लिए गए हैं। तो इसलिए कुछ जो विचारक हैं भारत के लिए अर्ध संघात्मक व्यवस्था शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो अब हम जानेंगे इसमें कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत कौन सी विशेषताएं हैं और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि एकात्मक तत्व कौन से हैं। तो जो हमारे संविधान में संघात्मक सिद्धांत से संबंधित विशेषताएं हैं, फर्स्ट है इसमें दोहरी शासन प्रणाली। कि संघात्मक शासन प्रणाली में सबसे जो महत्वपूर्ण स्थिति है वो यही है कि केंद्र और राज्य दो अलग अलग तरह की जो शासन प्रणालियां हैं ये कार्य करती हैं। तो भारत में भी दोहरी शासन प्रणाली है। केंद्र में सरकार है एक और बाकी जो 28 राज्य हैं उनमें अलग अलग सरकारें हैं और जो 9 संघीय क्षेत्र हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उनमें भी प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे ये जो सारी व्यवस्था है, प्रशासकीय ढांचा जो सारा है वो दोहरा है। सारे जो शासन प्रणाली है वो दोहरी है। किस तरीके से कि जो पद केंद्र सरकार में है वही राज्य सरकारों में भी है। केंद्र में प्रधानमंत्री का पद है तो राज्य में मुख्यमंत्री का पद। इसी तरह से केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद है तो राज्य सरकार के अंतर्गत राज्यपाल का पद है। तो इसी तरीके से जो सारी शासन प्रणाली, सारी जो व्यवस्था है उसका दोहरा स्वरूप देखने को मिलता है। सेकंड इसमें आ जाता है शक्तियों का विभाजन। कि जहाँ कहीं भी संघात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ केंद्र और राज्य सरकारों में कानून निर्माण संबंधी जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा कर दिया जाता है। राष्ट्रीय महत्व वाले जो विषय हैं वो केंद्र सरकार को दिए जाते हैं और जो स्थानीय महत्व के विषय हैं वो राज्य सरकारों को सौंप दिए जाते हैं। तो हमारे संविधान में भी यही व्यवस्था की गई है कि जो कानून निर्माण संबंधी शक्तियां हैं वो 3 सूचियों में बांटी गई हैं। फर्स्ट है इसमें संघ सूची, सेकंड है राज्य सूची और थर्ड है अनुवर्ती या समवर्ती सूची। संघ सूची में जो हमारा मूल संविधान है उसमें कुल विषयों की संख्या थी 97, वर्तमान में ये 100 है। और जो संघ सूची में अंकित विषय हैं वो किससे संबंधित हैं? पूरे राष्ट्र से संबंधित हैं, पूरे राष्ट्र की सुरक्षा से। इसी तरह से विदेशी मामले, डाक एवं तार, रेलवे, टेलीफोन और मुद्रा संबंधित जितने भी मामले हैं, ऐसे जो मामले हैं जो संपूर्ण राष्ट्र से संबंधित हैं, वो सारे के सारे जो विषय हैं वो संघ सूची में शामिल किए गए हैं हमारे संविधान के अंतर्गत। इसी तरह से जो स्थानीय महत्व वाले विषय हैं जैसे कृषि है, स्थानीय स्वशासन है, पुलिस है, कानून व्यवस्था है, इस तरह के जो विषय हैं वो राज्य सूची में शामिल किए गए हैं। हमारे मूल संविधान में जो इनकी संख्या है वो 66 है और वर्तमान में इनकी संख्या 61 है। इसी तरह से एक तीसरी सूची है अनुवर्ती सूची या समवर्ती सूची। इसमें जो विषय हैं वो मुख्य रूप से व्यापार, खनिज, विवाह, तलाक, कारखाने, बिजली, इस और ये जैसे ये श्रमिकों की भलाई से संबंधित ये सारे जो विषय हैं ये समवर्ती सूची में हैं। तो ऐसे में ये जो संघ सूची में विषय हैं इस पर कानून केवल और केवल केंद्र सरकार बना सकती है और वो कानून एक ही समय में पूरे देश पर, माने पूरे भारत के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। और इसी तरह से जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर कानून हमारी जो 28 राज्य सरकारें हैं, हर राज्य में जो अलग अलग सरकार है
वो अपने अपने तरीके से उन पर संविधान के दायरे में रहकर कानून बना सकते हैं, और जो राज्य सरकार जो कानून बनाएगी वो उसी ही राज्य की सीमा में जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं पर ही लागू होगा। और तीसरा फिर इसमें जो आ जाती है अनुवर्ती या संवर्ती सूची। इसमें जो विषय हैं मूल संविधान में 47 थे और वर्तमान में ये 52 हैं, 52 विषय हैं। इस पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकारें भी बना सकती हैं, माने दोनों को अधिकार है इसके विषयों पर कानून बनाने का। लेकिन अब बात ये आती है कि अब इन्हीं 52 विषयों में से किसी एक विषय पर एक ही समय में केंद्र सरकार भी कानून बना दे और राज्य सरकारें भी कानून बना दे, या कोई एक राज्य सरकार कानून बना दे, तो किसका माना जाएगा? तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार का कानून है वो प्रभावी रहेगा, और राज्य सरकार का कानून यदि केंद्र सरकार के कानून का विरोध नहीं करता तो ठीक है। यदि दोनों कानून परस्पर विरोधाभासी हैं, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कानून परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, तो केंद्र सरकार का कानून पूरी तरह से प्रभावी रहेगा, और जो राज्य सरकार का कानून है यदि वो पूरा ही कानून विरोधी है तो पूरा कानून रद्द हो जाएगा। यदि कानून का कुछ हिस्सा केंद्र सरकार के कानून के विरुद्ध है, उसका विरोध कर रहे हैं, तो जितना हिस्सा विरुद्ध है उतना जो हिस्सा है राज्य सरकार के कानून का वो ऑटोमेटिकली रद्द माना जाएगा। तो ऐसे में जो 3 सूचियां हैं इसमें हम देख रहे हैं कि आधिपत्य किसका है? केंद्र सरकार का। उसके पास पहले ही कानून निर्माण संबंधी शक्तियां ज़्यादा हैं, और जो संवर्ती सूची है उस पर भी एक तरह से जो प्रभुत्व है वो केंद्रीय सरकार का ही है। और फिर इसमें एक आ जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट का अर्थ क्या होता है? बचा कुचा, माने कोई ऐसा विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं आया वो अवशिष्ट है। वो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, जो विषय इन तीनों सूचियों में कहीं वर्णित नहीं है संविधान में, वो अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र सरकार को हमारे संविधान ने प्रदान की हैं। उस पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को है। तो इस तरह से जो संघात्मक शासन प्रणाली है हमारे तरीके से हमारे देश में जिस तरीके से कार्य कर रही है, उसमें स्पष्ट तौर पर ये तो दिखाई देता ही है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। बाकी जो शक्तियां हैं इनकी संघात्मक शासन प्रणाली की, उसका वर्णन हम कल करेंगे। धन्यवाद।